हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सब बच्चों, मैं फिर आ गया पार्ट नंबर 4 लेके, और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं टॉर्क के बारे में। देखो, टॉर्क ही बोला जाता है या फिर कपल ही बोला जाता है या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स ही बोला जाता है। देखो, ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो किया था रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस पे, जिस पे हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। वो जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर लेक्चर बना था, उसको देख सकते हो जाके। तो आज हम बात करने वाले हैं, सारी की सारी बात आज टॉर्क कपल मोमेंट ऑफ फोर्स पे होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे ये देखो, मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, अब ये बैलेंस नहीं हो रहा है, क्यों? गिर रहा है, क्यों? देखो ध्यान से देखो तो इधर भी ग्रेविटी लग रही है, इधर भी ग्रेविटी लग रही है, बट ये गिर क्यों रहा है? ये इधर क्यों गिर रहा है या उधर क्यों गिर रहा है? ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है? अगर देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ एक फोर्स लगा रखी है तो ये बैलेंस है, मतलब ऊपर की तरफ लगा रखी है फोर्स मैंने। ये अगर मैं नीचे उसको छोड़ दूं तो ये गिर गया। ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर ये इसी उंगली के हिसाब से क्यों गिर रहा है? तो इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स तब भी लगती है जब तुम गेट ओपन करते हो। मान लेते हैं बेटा ये गेट का यहाँ से ज्वाइन किया हुआ है, तुम लोग क्या करते हो, यहाँ से पकड़ के ऐसे ओपन करते हो। अगर तुम यहाँ पे धक्का दोगे, कभी चेक करना, घर जाके ट्राई करना, ये घर पे ही हो तुम लोग तो खैर, घर जाके क्या ट्राई करोगे, यहाँ ज्वाइन रखा है, अगर तुम यहाँ धक्का मारोगे, यहाँ मतलब एकदम जहाँ पर ये ज्वाइन है, जहाँ से ये मतलब रोटेट करता है, जिस एक्सिस के थ्रू रोटेट करता है, अगर वहां पे यहाँ पर धक्का मारोगे तो ये गेट जल्दी बंद नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर तुम मारोगे तो कम फोर्स में टर्निंग इफेक्ट तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है या फिर ये सब चीज़ें होती क्यों है? तो इसके लिए हम क्या करने वाले, मैंने एक बॉडी ली और इस बॉडी में ये है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक इसको 3D का लुक देने के लिए मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। अब ये जो बॉडी है, बेसिकली इस बॉडी को बेटा यूनिफॉर्म ही लेते हैं, इतना ज़्यादा टेढ़ी बॉडी ठीक नहीं है ना। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, मैं विश्वास रखता हूँ बेटा कंसेप्ट के ऊपर, डेफिनेशंस एंड ये सारी स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब तुम्हें बुक से ही मिल सकती है, हर एक चीज़ बुक से मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमने फोकस करना है वो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि एक छोटी सी चीज़ लेते हैं, जैसे अगर मैंने सिंपल फोर्स लिखा, देखो दो चीज़ें होंगी, एक पर्सन है जो इसको याद कर लेगा कि अ पुश पुल और हिट इज कॉल्ड फोर्स एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज दिस एंड दिस एंड दिस, खत्म। लेकिन एक को पता होगा कि एक्चुअल फोर्स क्या है और वो इस फोर्स को डिफाइन कर पाएगा अपनी स्टेटमेंट में। क्योंकि देखो, लैंग्वेज तुम्हें आती है, तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लैंग्वेज तुम्हें आती है। अगर तुम्हें पता है, समझ में आया है कि ये क्या चीज़ है, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड है, अगर वो अंडरस्टैंडिंग समझ में आया है तो तुम इजीली उसके बारे में लिख भी सकते हो। बट अगर समझ में नहीं आया, तुमने फिर भी याद कर लिया है, वो होता है रट्टाफिकेशन, जो तुम कुछ बच्चे करते हैं। तो बेटा फिजिक्स में कभी रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। तुम रट्टा मार के देख लो बेटा, कहीं ना कहीं फिजिक्स से ऐसा लगेगा कि यार फिजिक्स से पीछा छूटे। लेकिन अगर कंसेप्चुअल स्टडी करोगे तो डेफिनेटली फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में मजा आने लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस बॉडी को मेरे को ऐसे रोटेट करवाना है। देखो ऐसा है कुछ, मेरे पास एक बुक पड़ी है, सिंगेज वालों की है, देखो ये रही, ये एडवांस की बुक है। एनीवेज देखो, तो हो क्या रहा है, ये बुक ऐसी है, ऐसे ये बॉडी ऐसे पड़ी है, मैंने 3D बुक देने की कोशिश करी है, और ये है इस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रही। अब अगर मैं इस पे यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, देखो तो ये क्या करेगी, मूव करेगी। इस पे एक टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फोर्स लगाने वाला हूँ। यहाँ इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, से यहाँ पे फोर्स लगाया ना। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो मेरे पास जो ये पॉइंट है, ये ना, दिस इज डी ले सकते हो, आर ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नो, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, ये होता है बेटा, या फिर लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स होती है बेसिकली जिस लाइन में हम फोर्स लगा रहे हैं। और टर्निंग में हमेशा हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। कभी तुमने देखा है बेटा, गाड़ी का जब तुम टायर चेंज करते हो तो एक बड़ी सी चीज कुछ ऐसी दे रखी होती है, जिसको तुम बोलते हो पाना, यही बोलते हो ना। जितनी बड़ी गाड़ी होगी ये पाना उतना ज्यादा बड़ा होगा। अगर ध्यान से देखो बेटा, जैसे स्क्रू है, ये बोल्ट लगा दिया मैंने इसमें,
अगर ट्रक की बात करूं तो बेटा ट्रक में ये लीवर बहुत बड़ा होता है, इसके ऊपर तुम पैर रख के चढ़ते हो और यहां से पुश नहीं करते, इसको कॉर्नर से पुश करते हो। अब अगर तुम इस पाना से, मतलब ये जो पाना है बेसिकली लीवर है, अगर तुम इससे कभी नट ओपन करो, कभी ध्यान देना बेटा, जब गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, टायर का मतलब वो टायर की स्टफ जो टायर होता है बेसिकली, अगर उसको रिमूव करोगे तुम उस मतलब डिफरेंशियल से बेसिकली एक्सेल से, तो होगा क्या, तुम यहाँ पे फोर्स लगाते हो, कभी भी यहाँ फोर्स नहीं लगाते, तुम लगाते हो यहाँ पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्शन है, इस बोल्ट को हमने यहाँ रोटेट करवाना है, तो ये एक्सिस होगी, तो इससे जितना दूर तुम फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट मतलब बेसिकली मूवमेंट मिलेगा। तो बस यही करने के लिए हमने मोमेंट ऑफ मतलब फोर्स पढ़ना है बेसिकली। तो फोर्स की वजह से जो मूवमेंट आती है उसको, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से रोक दूँ इसे, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये मूव तो इस एक्सिस के थ्रू हो रहा है ना, मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ लेकिन मूव इस एक्सिस के थ्रू हो रहा है, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने डिस्टेंस लिया ना, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलता हूँ मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, तो सिंपल मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, अब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स में एक तो फोर्स आ गई इसमें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो बेसिकली लाइन ऑफ फोर्स है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। क्लियर है? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये फोर्स लेंगे और ये बॉडी क्या होगी, ऐसे मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो ये तो मैंने फोर्स ऐसे लिया, अब मैं जो फोर्स लगाता हूँ बेसिकली हमेशा वो इसके परपेंडिकुलर लगाऊंगा। कभी तुमने कभी क्या रोज ही करते हो, बाथरूम में नहाने जाते हो, बाथरूम में नहाते हो बेटा एक टैप होता है, टैप को तुम ऐसे ओपन करते हो ऐसे, और वो ज़्यादातर एक ना गोल होता है, तो गोल का तो खैर रीज़न कुछ और है। उसको अगर मैं ऐसे करूँगा रोटेट, जैसे मैंने रोटेट किया तो क्या हुआ, एक टर्निंग मूवमेंट मिला। टर्निंग मूवमेंट कहाँ मिलेगा, बीच में, बिल्कुल बीच में। अगर तुमने कभी ध्यान से देखा हो बेटा, बीच में एक ऐसे मतलब थ्रेड लगे होते हैं और इसके ऊपर वो कप लगा होता है ऐसे। तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो वो यहाँ से रोटेट होता है, मतलब यहाँ से मूव करता है, जबकि हम फोर्स का लगाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे। फोर्स कहीं और लगाते हैं, टर्निंग मोमेंट हमें कहीं और देखने को मिलता है, बस इसी को बोलते हैं हम टॉर्क। क्लियर है? तो ये था हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स। तो सिंपल सा बोल सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बोल सकते हैं। या फिर अगर डेफिनेशन लिखनी है तो बेटा डेफिनेशन बुक में बहुत सारी है, जैसे एक डेफिनेशन तो मैं बताता हूँ, द टॉर्क और अमाउंट ऑफ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। या फिर ये बता सकते हो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, या लिखा हुआ है इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and the perpendicular distance of the line of action of the force to the line of axis of rotation। तो axis of rotation और line of जो force है उनके बीच में जो perpendicular distance होगा वो हम multiply करते हैं। Now this moment of force is equal to torque and torque is equal to force into displacement। तो ये बेटा हमारे पास आता है, अगर मैं इसको सिंबल्स में लेके जाना चाहूँ तो टाउ इज इक्वल टू एफ। टाउ बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, और ये आ गया हमारे पास एफ क्रॉस डी। अभी क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लगाया है, इसकी जब डायरेक्शन निकालूंगा तो बताऊंगा। अभी सिर्फ यही फॉर्मूला है। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट ऑफ टाउ इज फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो क्या आया हमारे पास न्यूटन मीटर। इतना सा कंसेप्ट आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये तो सिंपल मैंने बताया कि मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क होता क्या है, और मतलब बेसिकली एक ज्योमेट्री बताई है। देखो अब हम बात करेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये रिमूव कर दूं, चलो इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अब चलते हैं जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल तुम्हें बताया था। सबसे पहले एग्जांपल मैंने बताया था ये वाला, कि अगर मैं इसे यहाँ पे रोक के रखूं तो क्या हो रहा है, एक यहाँ गिर रहा है, कभी वहां गिर रहा है, क्यों गिर रहा है ऐसा, ये क्या मतलब बनता है भाई कि इधर उधर गिरे जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल
इक्विलिब्रियम। देखो हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, वो तो हमने पढ़ा है। अब ये है जितना मूव इधर करेगा जितना मूव इधर करेगा इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जितनी फोर्स मैं यहां लगाऊंगा जितनी फोर्स मैं यहां लगाऊंगा इसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल। मतलब एक लाइन के अंदर जो इक्विलिब्रियम होगा उसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये है रोटेशनल, मतलब कुछ यहां पे फोर्स लगेगा कुछ यहां पे फोर्स लगेगा तब ये मूव करेगा। अगर इसको मूव नहीं करवाना तो कुछ यहां से हमें खींचना पड़ेगा सेम फोर्स के साथ। चलो देखो, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं। बेटा मैंने एक क्या किया, इसको इसके ऊपर बैलेंस करना चाहा। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक मास लटकाया। ओफो, छोटा मास लटकाते हैं बेटा, ये तो हमारा इससे भी नीचे आ गया। तो मैंने यहां पे एक मास लटकाया से M1 और यहां पर मैंने एक मास लटकाया से M2। तो इधर की तरफ जो लगेगा वो लगेगा M1G और इधर की तरफ लगेगा M2G। ये क्या चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। मान लेते हैं बेटा ये जो है ये D1 डिस्टेंस पे है और ये मान लेते हैं D2 डिस्टेंस पे। क्या तुम इसको एज्यूम कर पा रहे हो कि क्या होने वाला है? अगर ये सेम मास है और ये बीच में है तो ये बैलेंस रहेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन अगर ये मास ज्यादा है तो क्या करेगा, इधर गिर जाएगा जाके। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या फिर कह सकते हैं रोटेशनल मोशन में हम एक चीज देखने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बस इतनी सी चीजें पढ़नी है हमने और बस खत्म। अब नाउ दिस इज इक्वल टू फोर्स F1 ले सकता हूं, इसे ले सकता हूं मैं F2। ये एक तरह की फोर्स ही है, क्यों? क्योंकि वेट है। या तुम फोर्स ले सकते हो या फिर इसको W1 भी ले सकते हैं एंड इसको हम W2 भी ले सकते हो। बेटा हर किसी तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर यहां से देखो ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है, हमारा मार्कर, ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है, अगर जाएगा तो ऐसे जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये हमारे पास बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये बनाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमारे पास क्या है, F2 इंटू D2। लेकिन अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में तो हमारे पास क्या है, ये F1 इंटू D1। नो, ये होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें पहले देखना है बेटा पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना पड़ेगा। नाउ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फोर्स लग रही है। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, इधर का टॉर्क इज इक्वल टू उधर के टॉर्क के इक्वल कर दिया। या फिर अगर तुम ऐसे वेट में लेना चाहो तो सिंपल क्या लिख सकते हो तुम, वेट टू D2 इज इक्वल टू W1 D1। अगर इसको उसमें लेके जाऊं मैं M1 में तो M1G2 D2 इज इक्वल टू, सॉरी M2 आ गया, एंड M1G D1। G से G कट गया तो M2 D2 इज इक्वल टू M1 D1। बेटा देखो ये तो ऐसा है ना कि जैसे मर्जी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से डेफिनेटली अच्छी तरह क्लियर होने वाली चीज है ये। चलो एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा नटखट सा, और हम फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट करेंगे। तो ये था रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं बेटा, इसको रहने दे, चलो रहने देते हैं। तुम कहते हो तो चलो रहने देते हैं, हम क्वेश्चन निकालते हैं। ये रहा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg इन मास इज सपोर्टेड ऑन अ 2 नाइफ एज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ईच एंड। वो कह रहा है कि भाई एक बार है जिस बार को मैंने 2 नाइफ एज पे बैलेंस किया हुआ है, और ये जो नाइफ एज बेसिकली फलक्रम में क्या बोलते हैं इसको, नाइफ एजेस बोला है उसने बस। तो नाइफ एजेस है तो इन पे प्लेस किया गया, और जो इनको प्लेस किया गया बेटा ये किया गया 10 सेंटीमीटर। ज्यादा छोटा लिख दूंगा बेटा तो मैं इसलिए 10 लिख रहा हूं, बस सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं। तो ये भी 10 है हमारे पास और ये भी 10 है। बेटा बड़ा डायग्राम बनाओ, चलो बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, छोटे डायग्राम में मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, फायदा क्या है उसमें, बड़ा डायग्राम होगा तो समझाने में ही मजा आएगा। एनीवेज, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बड़ा सा 70 सेंटीमीटर का एक बार लिया और इसको मैंने 2 नाइफ एज पे बैलेंस किया। नाउ दिस नाइफ एज इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द
एंड, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया ना। इसका जो मास है वो है 4 kg, और 4 kg तुम्हें पता होना चाहिए कि हमेशा कहां लाई करेगा, सेंटर में, क्योंकि ये हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 4g, मतलब mg बेसिकली। 4 kg तो वो हमेशा सेंटर में लाई करेगा क्योंकि दोनों तरफ से बैलेंस है। अब वो ये बोल रहे हैं A 6 kg weight is suspended 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। एक एंड से, मान लो ए एंड है, ये बी एंड है, यहां से 30 पे, यहां मान लेते हैं, यहां पे मैंने एक 6 किलोग्राम मास लगाया, मतलब 6g बेसिकली, mg होता है, तो मैंने यहाँ 6g लगा दिया। अब वो ये कह रहा है कि बताओ फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस। बेटा रिएक्शन क्या होगा, यहां से एक दबाव मिल रहा होगा इसे R1 और यहां से एक दबाव मिल रहा होगा इसे R2। अब ध्यान से देखें इसमें, तो ये वाला, मतलब अगर हम इसे देखेंगे तो जो ये वाला है, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मतलब सेंटर पे आएगी बेसिकली। तो इसको अगर देखें तो ये कहाँ जाएगी, इधर, ये देखें तो कहाँ जाएगी, इधर, ये देखें तो कहाँ जाएगा, इधर। ठीक है, सेंटर से देखेंगे अगर इस एज को हटा दो तो ये इधर जाएगा, क्लियर है, मतलब ये इधर कहाँ चला गया, ये R2 ऊपर जाएगा, ये G कहाँ लाई कर रहा है, ग्रेविटी की तरफ, क्लियर है, मतलब इस पे जो फोर्स आएगी अगर मैं देखूंगा तो ये इधर रोटेट करेगा। तो देखो ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शायद। एक बार है जो कि 70 सेंटीमीटर का है, चलो बाकी भी चीजें लिख लेते हैं। देखो ये पूरा 70 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये जो बीच का बचा ये कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक ये आ गया 25 और ये भी आ गया 25 एज से। क्यों, क्योंकि 35 तो सेंटर से आएगा, सेंटर से 35 इधर है, 35 इधर है, 10 इधर काट दिया, 10 इधर काट दिया, तो कितना बचेगा 25। लेकिन ये बात करें तो ये कितना होगा, ये वाला पार्ट देखो, यहां से यहां तक 35 है, लेकिन यहां से यहां तक 30 पे हमने इस 6 kg मास को लटका रखा है, तो ये जो इतनी सी चीज है वो कितनी आई, 5। क्लियर है, तो एक एक करके देखेंगे बेटा, ध्यान देंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी होगी, ये वाली, सिर्फ ये वाली होगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट सिर्फ ये वाली होगी। क्या आएगा फिर, R1 इंटू, उधर गया तो क्या आएगा हमारे पास, ये कितना है हमारे पास 25, तो R1 इंटू 25। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे पास क्या आएगी, एक तो होगी ये वाली R2 मल्टीप्लाई कितना है 25 प्लस, इसके बाद यहां देखेंगे तो एक ये वाली मूवमेंट होगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये कहां जाएगी, इधर। तो देखो 6g मतलब 6 इंटू 10 ग्रेविटी, बेसिकली 10 ग्रेविटी ले ली मैंने, और इस तरफ जाएगी है तो डिस्टेंस कितना आया 5। बेटा देखो समझने वाली बात है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, मैंने सिर्फ डायग्राम बताया है। देखो डायग्राम ऐसी चीज होती है कि आधा न्यूमेरिकल तो हमारा डायग्राम से कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने डायग्राम बनाया, सारी वैल्यूज रिजॉल्व करी, ये इधर जाएगा सेंटर की तरफ, तो हमारा क्या बनेगा क्लॉकवाइज, और ये जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ये भी जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ कर दिया। अब ध्यान से बेटा, एक तो इक्वेशन मेरी यहां बन जाएगी, क्या बनेगी, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, ओ माय गॉड 25 नीचे जाएगा, ओफो, चलो 25 नीचे चला जाएगा, तो कितना आएगा 6 5 30, मतलब 300/25। क्लियर हुआ, क्या किया, ये सारा का सारा उधर चला गया बेटा, तो मैं ना एक एक चीज करके करवानी पड़ती है। ये आ गया 25 R1 माइनस 25 R2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 60 इंटू 5, कितना आ गया हमारे पास 300, 6 बजे 30 और 10 300। तो यहां से आया R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 300/25, और इसको काटेंगे तो कितना आया R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25 4 तो 4 3 12 आ गया मेरे पास। क्लियर है ये, तो एक इक्वेशन तो बेटा ये बन गई हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अब ध्यान से देखो, जितना नीचे 4g मतलब जितना वेट नीचे है उतना ही रिएक्शन मिलेगा। एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर ये कोई भी बॉडी है इस फ्रेम के ऊपर पड़ रखी है, मैंने लॉज ऑफ मोशन में बताया था, नीचे जितना mg लगेगा उतना ही रिएक्शन r लगेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन कितना लग रहा है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना लगेगा 40 मतलब ये रहा 4g, क्योंकि ये सेंटर में लग रहा है तो टोटल फोर्स और टोटल वेट यही लग रहा है। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों को ऐड करने के बाद R2 कट जाएगा और मेरे पास आएगा 2R1
ये दूसरी इक्वेशन है। तो दोनों को ऐड करूंगा, एडिंग 1 and 2 या फिर बाय सॉल्विंग 1 and 2, दोनों को जब सॉल्व करूंगा बेटा मैं तो क्या आएगा मेरे पास R2 कट जाएगा, यहाँ पे 2R1 आ गया एंड 40 प्लस ये 52 मतलब 26 समथिंग, R1 इज इक्वल टू 26 न्यूटन आ गया। ओहो, न्यूटन में नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, क्योंकि रीजन ये है मैंने जो यूज किया वो सारा का सारा सेंटीमीटर में यूज किया और ये ग्राम में यूज किया है। ये मैंने यूज किया, सॉरी ग्रेविटी यूज करी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और उसमें यूज किया, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या चीज है, एक तरह की फोर्स है, रिएक्शन फोर्स बेसिकली न्यूटन में ही आती है। तो मैंने यहाँ पे देखो क्यों यूज किया, ये भी सेंटीमीटर मैंने क्यों यूज किया यहाँ पे, रीजन ये है क्योंकि मैंने जितना भी डिस्टेंस है वो किसमें यूज किया है, सेंटीमीटर में। इसको न्यूटन नहीं लिख सकता क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, उसके लिए मुझे सारे के सारे डिस्टेंस किसमें यूज करने पड़ते, मीटर में। मतलब ये है कि इसको भी मैं 10 को भी डिवाइड करता, 25 को भी डिवाइड करता 100 से, सब कुछ चेंज करना पड़ता, तो वो मैं करना भूल गया था। और जो लास्ट में हमारे पास आया 26 kg सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये R1 आ गया। और R2 देखें यहाँ से तो कितना आएगा हमारे पास, R2 R1 आ गया 26, तो ये आ गया मेरे पास 14 किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं आंसर देखूं तो बेटा आंसर हमारा इनसे थोड़ा सा अलग आ रहा होगा डेफिनेटली, रीजन वही क्योंकि मैंने चेंजेस नहीं किए हैं। यही रीजन है बेटा, मैंने चेंजेस नहीं किए इसलिए बहुत अलग आ रहा है। इनका न्यूटन में आएगा और हमारा आएगा सेंटीमीटर में, तो उसको डिवाइड करेंगे तो बहुत चेंज हो जाएगा। एनीवेज बस हमें इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर जो 4 kg था इसका 4 kg आया तो यहाँ पे 40 आ गया, और क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉक, मतलब कंसेप्ट पे ध्यान दो। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। बहुत बढ़िया, इनकी वैल्यू चेंज करके सेंटीमीटर से मीटर में करके अगर तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट वही आ जाएगा जो तुम्हारी बुक्स में मेंशन्ड है। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो हमने इनसे ले ली थी और एक इक्वेशन हमारी आ गई थी यहाँ से। ग्रेविटी की वैल्यू जो मैंने यूज करी है बेटा, ये भी प्रॉब्लम है, ग्रेविटी मैंने यूज कर दी सेंटीमीटर में, ये भी बेटा चेंज हो गया सारा। ओह शिट, नहीं बेटा इसको चेंज करना ही पड़ेगा, इस न्यूमेरिकल को हमें चेंज करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मतलब इसकी जो कन्वर्जन है बेसिकली वो चेंज करनी होगी। तो कन्वर्जन चेंज करने के लिए मैं बता देता हूँ क्या क्या करना, ठीक है, और क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना, और जो नहीं है तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, सिंपल, ये 25 है तो इसको मैंने 100 किया, इसको मैंने डिवाइडेड बाय 100 किया, ये 10 है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी को रहने दो, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने 100 से डिवाइड किया। अब इन सबको 100 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 100 से आएगा, ये भी 100 से डिवाइड आएगा और ये भी 100 से डिवाइड आएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये भी 100 से डिवाइड आएगा और वो 100 कट जाएगा। तो ये वाली तो मेरी वैल्यू यही आएगी। और अगर मैं बात करूं दूसरी वाली तो R1 R2 ये भी लगभग इतनी आएगी, तो बेटा कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक रहेगा, ऑलमोस्ट यही आएंगी वैल्यू, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये आएगी। दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तो तुम्हारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी, और वही उसने पूछी है। तो एक वैल्यू आ रही है बेटा R1 की, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है समथिंग 55 के आसपास आएगी, 56 आएगी शायद, हमारी 56 ही आ रही थी, ये 26 आ रही थी शायद, 56 ये जितनी भी आ रही थी। और R2 आ रही है, वो आ रही है 43 न्यूटन। तो मैं देख लेता हूँ क्या हुआ था, यही हुआ था बेटा बेसिकली, 5 को 100 से डिवाइड किया, हाँ ठीक है यही आएगा। R1 R2 की दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और टॉपिक के बाद फिर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। टॉर्क से रिलेटेड हमने देखना है वर्क डन बाय अ टॉर्क। बेटा लास्ट में वीडियो के एंड में एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर एक लेडर होती है और वो वॉल से कनेक्ट होती है। मतलब ये मान लो वॉल है, वॉल से एक लेडर लगी हुई है। अब बताओ ये जो लेडर है वो कितना रिएक्शन लगाती है सरफेस पे और कितना यहाँ से फोर्स आएगी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से भी और सीबीएसई के हिसाब से भी। तो ये क्वेश्चन लास्ट में करवाने वाला हूं मैं, जिसे ये वर्क डन और पावर आता है वो आगे जा सकता है। देखो वर्क डन बाय फोर्स, मैंने क्या किया, एक बॉडी ली, बॉडी, नाउ दिस इज लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैंने क्या किया, इधर एक फोर्स, यहाँ एक फोर्स लगाई,
जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी मूव करेगी, तो एक फोर्स यहाँ लगेगी, मतलब सिंपल सी बात है, एक फोर्स यहाँ एक फोर्स यहाँ, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है जो हमारा टर्निंग इफेक्ट आता है वो कैसे आता है, सर्कुलर में आता है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से पकड़ूं मैं इसको यहाँ लेके जाऊं, देखो तो ये क्या बनाएगा, एक लेंथ ऑफ आर्क बनाएगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ लेंथ ऑफ आर्क, इसे ले लेता हूँ आर, और मान लेते हैं ये डेल्टा थीटा चेंज किया है, जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, एंगल डेल्टा थीटा हुआ है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, आर टाउ इज इक्वल टू, अभी हम पढ़ के आए हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एफ इंटू आर लिख सकते हैं हम। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हम अभी कर कर आए हैं ना। अगर मैं आगे बढ़ू, वर्क डन ड्यू टू टॉर्क बाय एन एंगल और डी थीटा, अगर W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है हमारे पास, यहां से लेके यहां तक गया L, ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां से लेके यहां तक ये पार्टिकल गया है, जिस पार्टिकल मैंने फोर्स लगाई है, तो क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसको DL लूं, तो एक काम करते बेटा, हर चीज जब D में ले रहे हैं तो इसको भी मैं DL में मार्क कर लूं। तो R रेडियस है हमारे पास, क्या है आप देखो ध्यान से, W इज इक्वल टू FDL आ गया ना, ये भी DW के लिए। नाउ DL इज इक्वल टू R डेल्टा थीटा, या इसे लिख लो या फिर डी थीटा लिख लो बेटा, मर्जी है। अगर सारी चीजें मैं डी थीटा में लिख रहा हूं तो इसको भी डी थीटा में लेके जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं बेटा कंसेप्चुअल पढ़ा करो, कंसेप्चुअल में अपने हिसाब से वेरिएबल यूज किया करो। तो यहाँ क्या आ गया, आर डी थीटा, तो ध्यान से देखो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आर डी थीटा एंड एफ इंटू आर, ये क्या होता है हमारे पास, टॉर्क। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन बाय टॉर्क। तो टॉर्क भी एक तरह की एंगुलर फोर्स होती है, और जो थीटा होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया। अगर मैं पावर देखूं तो पावर बाय टॉर्क, टॉर्क से कितनी पावर होगी, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम होता है, एंड पावर इज इक्वल टू वर्क डन, अगर हम देखें तो कितना आएगा, टी डाउ थीटा अपॉन डी टी। अगर मैं यहां से डी डब्ल्यू बाई डी टी लूँ तो डी डब्ल्यू हमारे पास ये आ गया, हमें पता है कि डी डब्ल्यू क्या है, टाउ डी थीटा। तो डी थीटा बाई डी टी ये क्या आएगा हमारे पास, टाउ इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी थी वो क्या थी, डी थीटा बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस जो थी बेसिकली। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। जो आज के टाइम में, जो आज की डेट में हमने फॉर्मूले किए वो क्या है, टाउ इज इक्वल टू एफ डी या फिर एफ आर, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस डी लिख लो, चाहे आर क्रॉस, मतलब बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा दोनों में, चाहे मैं इसमें यहाँ पे एफ क्रॉस आर कर दूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए। एक किया हमने डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, अरे डी डब्ल्यू है, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा, थीटा इज इन रेडियन बेटा, ध्यान रखना। और जो एक कंसेप्ट किया ये वाला, पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू एंगुलर वेलोसिटी, जो कि लीनियर में अगर तुमने पढ़ा हो तो लीनियर में पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स वाली ये पे लीनियर फोर्स है, ये हमारे पास एंगुलर फोर्स आ गई टॉर्क, और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे आ गई हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। नाउ अगर मैं इसमें कंडीशंस निकालूं बेटा, ध्यान से देखो, अगर इसमें कंडीशन निकालूं तो कंडीशन क्या क्या आ सकती है, देखो स्पेशल केसेस के नाम पे अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो स्पेशल केस, नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री हुआ या फिर 180 डिग्री हुआ, मतलब ये पॉइंट पूरा पूरा या तो इसके ऊपर आ जाए या फिर आ जाए, मतलब इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर, या फिर 180 डिग्री बना ले, ये पॉइंट इधर आ जाए या फिर ये पॉइंट बिल्कुल इधर चला जाए। मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर फोर्स लाया करेगी तो वो मूव नहीं करेगा। अगर ये मान लो अब इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या ये टर्निंग इफेक्ट देगा, मेरे को टॉर्क देगा, नहीं देगा। इससे मुझे थोड़ा सा दूर जाना ही पड़ेगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, और इसी के ऊपर या फिर इधर दोनों में से कहीं पॉइंट लगा लो। मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया मैंने, 0 डिग्री बनाऊंगा तो फोर्स में लगाऊंगा इधर, और वो लगाऊंगा तो इधर, तो क्या ये टर्निंग इफेक्ट देगा, हमें नहीं देगा, किसी भी केस में नहीं देगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90 साइन 0 डिग्री एंड साइन 0 इज 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0, दैट इज
मिनिमम और जीरो, मिनिमम भी कह सकते हैं या फिर जीरो भी कह सकते हैं। नाउ सेकंड केस आता है बेटा इसके अंदर, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन 90 एंड दिस इज मैक्सिमम, आर एफ दैट इज मैक्सिमम। देखो एफ आर भी लेते हैं, एफ डी भी लेते हैं, या फिर हम आर एफ भी लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम। देखो तो मैंने न्यूमेरिकल बोला तुम्हें लेडर वाला करने के लिए। देखो क्वेश्चन दे रखा है, a 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall. As shown in the figure, find the reaction force on the wall and the floor. तो मैंने क्या किया बेटा, ये वॉल ले ली, टेढ़ी सी हमारी वॉल, सीधी कर लेते हैं थोड़ी सी, चलो ये ठीक है ना। हमने क्या करी, यहाँ पे एक लेडर ले ली, एंड दिस लेडर इज इक्वल टू 1 मीटर फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से 1 मीटर दूर तक है, और जो लेडर है वो है 3 मीटर लॉन्ग। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 मीटर, ये आ गया। अब ध्यान से देखेंगे बेटा इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, और इसका जो मास दिया हुआ है वो दिया 20 kg। इसका मतलब ये है कि वेट तो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, मतलब 20 g लगेगा। तो मैं इसको W मार्क कर रहा हूं, W यहां का लग रहा है। अब ध्यान देखेंगे, यहां से एक रिएक्शन फोर्स यहां से लगती है। देखो रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा अलग मार्कर से बता देता हूं, यहां लगेगी F1, और अगर यहां से बात करें तो बेटा यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स हमें, मतलब जो रिएक्शन फोर्स मिलने वाली है हमें, वो इस तरफ को मिलेगी, क्योंकि इस तरफ को फोर्स लग रही है। देखो यहां पे फोर्स, मतलब जो इंपैक्ट लग रहा है वो लग रहा है इधर, तो रिएक्शन फोर्स आएगी पीछे की तरफ, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर लग रहा है इस तरफ, तो रिएक्शन फोर्स आएगी इससे ऊपर की तरफ, तो मैंने ये मार्क कर लिया, F2 यहां पे ले लेते हैं। नो, अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ये स्किट होकर नीचे गिर जाएगी, इसके लिए हमें एक फोर्स की जरूरत है, तो मैंने यहां पे फोर्स ले ली, एक फ्रिक्शन फोर्स, और ऊपर से नीचे भी एक दबाव लग रहा है, तो ये ले लिया हमने नॉर्मल रिएक्शन एन विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बन नहीं पाया, बट हाँ है परपेंडिकुलर, ट्रस्ट में। तो मैंने ये फोर्स ली। ध्यान से देखेंगे, एक रिएक्शन फोर्स F1 है और एक है F2। F2 को मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व किया है, एक रिजॉल्व किया फ्रिक्शन की तरफ, एक रिजॉल्व किया है जो सरफेस के ऊपर नॉर्मल लगाएगा, एक लगाएगा जो इसको स्किड होने से रोकेगा। नो, ये आ गया। नो, और कुछ देख लेते हो तो मैं डायग्राम में, वैसे तो डायग्राम गिवन है बेटा, डायग्राम गिवन है। ये पॉइंट उसने A दे रखा है, ये पॉइंट उसने C दे रखा है, ये पॉइंट B दे रखा है। मैं डायग्राम दिखा नहीं था, बस खत्म, और कुछ दे ही नहीं रखा। नो, हमें पता है ये 3 है, ये 90 डिग्री है, ये 1 है, तो पहले पाइथागोरस से ही निकाल लेते हैं BC। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर, ये क्या कर दिया मैंने, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। नाउ BC का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना है, 3 स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस, और ये देखें तो 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आया 20 की स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 8 आया, और अंडर रूट आया ये। अगर मैं अंडर रूट बेटा स्क्वायर कर लूँ या अंडर रूट कर लूँ, मैंने तो गड़बड़ कर दी यहाँ पे। नाउ BC जो है हमारे पास अंडर रूट 8 आया, और अंडर रूट 8 का मतलब है 2√2, ये आ गया मेरे पास। तो ध्यान से देखेंगे, अब देखो अगर हम इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएं, नाउ अप्लाइंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है कि ऊपर की फोर्स नीचे के इक्वल, बस, या फिर राइट की इज इक्वल टू लेफ्ट, लाइन में एक। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये वाली फोर्स जो लग रही है वो न्यूटन, ये फोर्स इसको नीचे दबा रही है लेडर को, और ये क्या कर रही है, ऊपर की तरफ दबाव सह रही है। तो जितना इसका वेट होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू N। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या हो रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स अंदर की लग रही है, उसकी तरफ से एक फोर्स लग रही है विच इज इक्वल टू F1। चलो भाई, तो फ्रिक्शन एंड F इज इक्वल टू F1। ये क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया, ध्यान से देखते हैं। मैंने बेसिकली क्या बताया, मैंने कहा कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये फोर्स इसको बैलेंस कर रही है, और ये जो अंदर की तरफ दबा रही है बाहर की तरफ। देखो बेटा वेक्टर है, तो वेक्टर की कोई ऐसी कोई डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, उसकी कोई पर्टिकुलर हम एक जगह ही ले सकते हैं। इस वेक्टर को मैं कहीं भी रख दूं, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहेगी, चाहे इसको बैठा के इसके यहां भी रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर ऐसे काम करते हैं। नाउ अप्लाइंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये देखने वाली चीज है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखो ध्यान से देखना,
ये जो मूवमेंट मिलेगी हमें वो क्लॉकवाइज मिलेगी, ये वाली। देखो ध्यान से देखो बेटा कैसे पता लगा, जब ये इसकी बात करें, ये उधर की तरफ धकेल रहा है तो ये इसको इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। नो, जब ये नीचे गिरेगी तो क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ, एक बार ना इसका मूवमेंट देखते हैं पूरा का पूरा लेडर का। जब लेडर का मूवमेंट देखेंगे, ये आया तो ये वाला किस तरफ को जाएगा, इस एक्शन से उस तरफ को, मतलब ये बेसिकली इधर की तरफ करने वाला है। और अगर ये नीचे की तरफ आएगा, ये जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला इसको देगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये प्रोवाइड करेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसकी वजह से ये मतलब रोटेट करेगी। और ये तो देखो ये F1 आ गया हमारे पास क्लॉकवाइज, ये लिख देते हैं बेटा पहले, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ना क्लॉकवाइज ये रही हमारे पास F1 में, और ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब BC। और यहां पे देखो तो W, ये हमारे पास फोर्स आ गई, और इसी में जो हमारे पास डिस्टेंस यूज होगा, ये बीच में यहाँ पे E लिख लो, और ये 1 है तो इसका हाफ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, ये कितना आएगा, हाफ 0.5 ये आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर F1 सॉल्व करूंगा, F1 इज इक्वल टू W इंटू 0.5 अपॉन BC, सो F1 इज इक्वल टू W, देखते हैं बेटा क्या है, शायद इसका 4 kg था आई थिंक, हाँ 4 kg था, नहीं 20 kg था, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा W इज इक्वल टू 20 kg था वेट। तो 20 kg 20 इंटू ये था मास को ग्रेविटी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे 0.5 होता है बेटा 1/2 मल्टीप्लाई BC कितना है हमारे पास 2√2, तो यहाँ पे आ गया 2√2। तो इसको अगर हम कटिंग करेंगे, यहाँ आ गया 5, इससे कटिंग करेंगे तो यहाँ आ गया 10, इसको करेंगे तो F1 हमारे पास आ गया 1050/√2, ये √2 आ गया हमारे पास। निकालना क्या है हमने, रिएक्शन फोर्स, तो F1 आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब F2 निकालना है, ध्यान से देखेंगे बेटा, F1 किसके इक्वल है, स्मॉल f के इक्वल, तो स्मॉल f आ गया हमारे पास 50/√2, ये आ गया, बहुत बढ़िया। ना न्यूटन ये निकालना है हमने, n क्या था, W के इक्वल विच इज इक्वल टू mg, एंड विच इज इक्वल टू mg कितना आएगा हमारे पास 20 इंटू 10 मतलब 200। तो F2 हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम, ये लग रही है अंदर की तरफ, ये लग रही है ऊपर की तरफ, रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, ये रहा, तो आएगा हमारे पास फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो F2 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आया हमारे पास 50/√2 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार देख लो बेटा, सेंटीमीटर मीटर का हेर फेर तो नहीं है, नहीं, बहुत बढ़िया, 3 मीटर सब कुछ अच्छा दे रखा है। बस तो यहां से सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे, तो हमारे पास F1 भी आ गया और हमारे पास F2 भी आ गया। एक क्वेश्चन और सोच रहा हूं करवा दूं, जिसमें हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी करवा देता हूं। चलो छोटा सा कंसेप्ट है एकदम, वो भी कर लेते हैं। देखो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं बस क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना सिखाऊंगा बेटा। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो F की वैल्यू दे रखी है हमें 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। लेट मी चेक अगेन, 7 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। और इसके बाद जो हमें दिया है बेटा, अबाउट द ओरिजिन विच एक्ट एज अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज 1 1 माइनस 1, मतलब जो पोजीशन वेक्टर दिया है 1 1 माइनस 1 ये दिया है, वो कह रहा है टॉर्क निकालो। तो टॉर्क इज इक्वल टू हमें पता है आर क्रॉस एफ होती है वेक्टर फॉर्म में बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ आया 7 3 माइनस 5 और यहाँ माइनस 3, और यहाँ आ गया 1 1 माइनस 1। तो मैंने क्या किया, आई कैप को बाहर लिया और अंदर आ गया, ये लाइन ये छोड़ी, देखो इस लाइन को इसको छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आया -3 इंटू -1 मतलब 3 माइनस प्लस 5 माइनस, अब दूसरा क्या आ गया हमारे पास जे कैप, ये माइनस जे कैप ऐसे आता है, ये वेक्टर में सिखाया मैंने बेटा, जो वेक्टर चैप्टर करवाया था उससे मैंने ये निकालना सिखाया है क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहां जाके देख सकते हो तुम। वेक्टर का एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वेक्टर की नहीं होगी शायद, मोशन इन 2D बनी होगी, जहां पे मैंने स्पेशल थंबनेल में लिखा हुआ है वेक्टर, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, लास्ट पार्ट होगा जिसमें लिखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो देख सकते हो। नाउ जे कैप आ गया हमारे पास, जे कैप आ गया तो यहाँ कितना आया, अब इसको छोड़ दो, इस वाली लाइन को छोड़ दो, ऊपर लाइन को छोड़ दो, 7 इंटू -1 मतलब -7 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तो -5 मतलब +5,
और लास्ट में आ गया हमारे पास के कैप, यस ये बेटा माइनस में रहता है बीच वाला। ना के कैप आ गया तो 7 इंटू 7 माइनस 3 बोल 3, तो माइनस माइनस प्लस ही आ गया। यहाँ किया तो 8 आई कैप माइनस प्लस 2 जे कैप, रीजन क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ प्लस 7 3 10 के कैप, ये आ गया हमारे पास। देख लेते हो बेटा क्या आया, 8 माइनस 2 माइनस 10 है, ये कैसे पॉसिबल है? माइनस 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस 3 माइनस 5 1 1 माइनस 1 आर क्रॉस एफ, तो हाँ ठीक है बेटा, खराब नहीं है, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आंसर आ रहा है। नाउ दिस इज टॉर्क। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। टॉर्क इज इक्वल टू अंडर रूट सबका स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। जब इस सबका अंडर रूट करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास 64 प्लस ये आ गया 4 प्लस 10 का आ गया 100, तो टॉर्क इज इक्वल टू अंडर रूट आया हमारे पास 168। बस खत्म। किसमें आया? न्यूटन मीटर में, क्योंकि हमें ये न्यूटन में दिया था, ये मीटर में दिया था। तो लास्ट कंसेप्ट था बेटा छोटा सा जो मैंने करवा दिया है। नो इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और अगली वीडियो में क्या करवाने वाला हूँ, एंगुलर मोमेंटम के बारे में कवर करूँगा मैं। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का रिलेशन ही बताऊँगा। बस यहीं तक करेंगे, और उसके बाद जो करेंगे हम वो करने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और बेटा कॉपी पेन साथ में लेके बैठा कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।